वेलकम। आज के इस खास प्रोग्राम में अपने तमाम सुनने वालों को और ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स को, छात्रों को जो अभी 10th पास कर रहे हैं किसी भी कोर्स से और उनके जहन में, उनके दिमाग में कहीं ये कन्फ्यूजन है कि उन्हें अपने करियर ऑप्शंस को कैसे चुनना चाहिए और आगे उन्हें स्टडीज़ के लिए किन ऑप्शंस पर ध्यान देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मसला रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। और जो भी बच्चे अभी 10th कर रहे हैं वो एक तरह से ऐसे दोराहे पे और क्रॉस रोड पे खड़े होते हैं जहाँ उनके जहन में तरह तरह की चीज़ें चल रही होती हैं कि क्या उन्हें साइंस की तरफ जाना चाहिए, क्या उन्हें आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए या कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए। वो कौन से बेहतर स्टडीज़ के ऑप्शंस हो सकते हैं जो उन्हें उनकी ज़िंदगी में आगे की तरफ ले जाएंगे। दोस्तों, ये जो किसी भी बच्चे की ज़िंदगी का ये जो वक्त होता है वो बहुत अहम होता है। अगर आपने सही ऑप्शन चुना अपने करियर के लिए, अगर आपने एक बेहतर रास्ते को अपनाया तो वो रास्ता आपको पूरी ज़िंदगी एक ऐसे करियर की तरफ ले जाता है, एक ऐसे जॉब या प्रोफेशन की तरफ ले जाता है जो आपको तरक्की की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपने गलत ऑप्शन को चुन लिया तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए इंसान एक तरह की परेशानी का शिकार हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन है जो आज हम करने जा रहे हैं। मैं एक बार और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग इस शो को देख रहे हैं, और आपसे कहना चाहता हूँ कि आज का शो ख़ास तौर से उन बच्चों की मदद करेगा, उन पेरेंट्स की मदद करेगा जो किसी न किसी तरह इस तरह के कन्फ्यूजन के शिकार हैं कि उनके बच्चे को 10th के बाद किस स्ट्रीम को इख्तियार करना चाहिए, वो कौन सा करियर पाथ है जो उनको बुलंदी की तरफ ले जाएगा और कन्फ्यूजन से दूर रखेगा। और पिछले शो की तरह से, पिछली मुलाकात की तरह से आज हमारे साथ आज की इस मुलाकात में तशरीफ रखते हैं मशहूर एजुकेशन कोच, करियर काउंसलर और मशहूर एजुकेशनर जनाब आइन अहमद सिद्दीकी। आइन अहमद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम आज के शो में। तो जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात करना चाह रहे हैं ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए, उन छात्रों के लिए जो या तो समाज के दबाव में या पेरेंट्स के चॉइस की वजह से या जो उनका एक बच्चों का एक अपना ग्रुप होता है उठने बैठने का, उन बच्चों के मशवरों की वजह से वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें साइंस स्ट्रीम में जाना चाहिए, कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए, आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए। तो इस स्टेज पर वो कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, पेरेंट्स करते हैं और कभी न कभी एक गलत स्टडीज ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं, आप इस पर रोशनी डालेंगे। शुक्रिया वैद साहब, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला मुद्दा उठाया है आज कि करियर ऑप्शंस और या स्टडीज के जो ऑप्शंस हैं 10th या 12th के बाद ये क्या होना चाहिए और कैसे इसको रखना चाहिए। इसमें देखिए होता क्या है, जैसे अगर हम स्टार्ट करें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एक बच्चा जो डिफरेंट क्लासेस को क्रॉस करता हुआ 10th तक पहुंचता है तो बड़ी आबादी ऐसी है जहां पे पेरेंट्स और बच्चे दोनों अपने आसपास के माहौल को देखते हुए, अपने आसपास के जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए सोसाइटी के उसको देखते हुए, बच्चों का जो दोस्तों का पीयर ग्रुप प्रेशर है उसके हिसाब से, या बड़े भाई या चाचा के लड़के या खाला के लड़के ने क्या किया है उसके हिसाब से वो एक तय करते हैं कि मेरे बच्चे को, या बच्चा खुद भी ये तय करता है कि मुझे क्या करना है। वो एक्चुअली ना तो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देख रहा होता है, ना वो उन करियर ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स पे फोकस कर रहा होता है, ना ही पेरेंट्स इस बात का ध्यान दे पाते हैं। तो होता क्या है कि मैंने कई बार फील किया इस बात को कि बच्चा पैदा होता है, पेरेंट्स में आपस में बातचीत होती है, मैं तो इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं तो इसको इंजीनियर बनाऊंगा, मैं तो इसको ये बनाऊंगा, मैं तो उसको बनाऊंगा। अब वो जब उस वक्त बात कर रहा होता है, जो भी उसके ख्वाब हैं वो उस वक्त के, वो ख्वाब भी एक्चुअली लिमिटेड ऑप्शन
एंड सोशल प्रेशर के तहत तैयार होते हैं। और वही लिमिटेड इंफॉर्मेशन और वही सोशल प्रेशर लगातार वो जारी रहता है 10वीं तक। और 10वीं में पहुंचने के बाद एक जेनरिक प्रेशर है बच्चों के ऊपर कि जी साइंस लेनी है, ठीक है। मैं जो हमारे पास चूंकि काफी बच्चे आते हैं हमेशा और इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, तो मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूँ, कुछ सारी चीजें बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, तो शायद लोगों को आसान होगा समझना कि अब जैसे होता क्या है कि एक बच्चा है यूपी का, बिहार का या इसके आसपास के तरफ, तो वहां पे एक जेनरिक परसेप्शन बना हुआ था, अब काफी हद तक टूटा, अब काफी चेंज आया उसके अंदर। एक जेनरिक परसेप्शन बना हुआ था कि बच्चे ने अगर साइंस ले ली तो अब वो भाई बहुत कामयाब हो गया। अगर हमारे जमाने, हमने जब 10th वगैरह की थी, उस जमाने की बात करूं तो दहेज तय हो जाती थी कि बच्चे ने बायो ले ली है तो गांव में लोग उसको डॉक्टर साहब बुलाते थे और उसकी दहेज का जो रकम है वो तय कर लेते थे। मैथ्स ले ली तो इंजीनियर साहब ही बुलाते थे, भले ही उसने बाद में इंजीनियरिंग करी या नहीं करी। उसके बाद बिहार और यूपी के अगर परिप्रेक्ष्य में बताऊं तो वहां पे ये सिचुएशन बनने लगी थी कि अगर साइंस ले लिया तो पहले पूछते थे भाई मैथ्स ली है या बायो, उसके हिसाब से उसको तय कर दिया। अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज ले ली है तो उसको कहते थे हाँ ये पीसीएस कर लेगा, यानी आईएएस या आईपीएस बन जाएगा या बीपीएससी या यूपी का पीसीएस निकाल लेगा। और खुदा न खास्ता कॉमर्स अगर ले लिया किसी बच्चे ने तो मजाक में लगते थे, पढ़ते नहीं थे क्या, 10th तक पढ़ाई नहीं करी है, तो मतलब ये आखिर बना कैसे? ये यूं बना कि जहां जो लोग रहते हैं उसके आसपास का जो जितना लिमिटेड इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी है उसके हिसाब से लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अब दिक्कत कहां पे आती है कि अब उन्होंने तय कर लिया कि भाई इंजीनियर ही बनना है, तो इंजीनियर ही बनना है तो अब बच्चा चाहे वो ओरिएंटेशन इंजीनियर का रखता हो या नहीं रखता हो, अब उसको इंजीनियर बनना है। अब मैं इसका एग्जांपल दूं, चूंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इसलिए मैं ये सारे एग्जांपल्स आपको देता हुआ चल रहा हूं। एक बच्चा मेरे पास था आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले, वो 12। उसने कहा सर मुझे ना किसी तरह से कोई करियर ऑप्शन बता दो, वरना मैं अगर कुछ नहीं कर पाया तो मुझे इंजीनियर बना दिया जाएगा, और अगर मैं इंजीनियर बन गया तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको ओरिएंटेशन नहीं था इंजीनियर बनने का। और माशाल्लाह से उसको फिर आगे डिस्कशन करेंगे कि जब हमने उसको दूसरे करियर ऑप्शंस बताए उसमें वो काफी अच्छा कर रहा है, आज के डेट में बहुत मशहूर है, ठीक है। तो ये मसला इसलिए खड़ा होता है क्योंकि पेरेंट्स की भी ज़हनसाजी अपने आसपास के हालात, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बनती है। अब उसमें मामला क्या होता है, वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं। तो मैं दरखास्त जरूर करूंगा कि एक तो हमेशा जब 10th तक में बच्चा पहुंच रहा हो तो करियर काउंसलिंग लें आप, और पेरेंट्स एंड बच्चे साथ में लें, एक साथ जाएं कहीं पे अच्छे करियर काउंसलर के पास, या एटलीस्ट आज के डेट में इंटरनेट है उससे इंफॉर्मेशन निकालें। होता क्या है कि अगर ओरिएंटेशन बच्चे का नहीं है, आप कोई सा भी कोर्स करा दो उसको, वो उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं वो दिमाग पे प्रेशर रहेगा, उसको बहुत कामयाब नहीं हो पाएगा उस चीज को लेकर के। देखिए कामयाबी पैसों के टर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेटिस्फैक्शन के टर्म में, क्योंकि वो जो प्रेशर बनता है वो पैसों के टर्म से बनता है। क्योंकि देखा कि मोहल्ले के डॉक्टर साहब बहुत कमाते हैं इसलिए डॉक्टर बनना है, या खाला चाचू के लड़के डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए, किसकी डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। तो देखिए इससे बाहर निकल करके हमें इंफॉर्मेशन जितना हासिल करेंगे इसके बारे में कि क्या क्या करियर ऑप्शंस है, लाखों हजारों ऑप्शंस है एक्चुअली, कि 10th के बाद जो किया जा सकता है या 12th के बाद किया जा सकता है, और उसकी बुनियाद पे हम फिर आगे करियर देखते हैं। हाँ इसलिए एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा कि 10th के बाद साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज जब आप लेते हैं तो जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है या जो फर्दर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यह होता है कि जिस बच्चे ने साइंस विद मैथ्स ली है, यानी मैथ्स एंड बायो दोनों लिए, पीसीएमबी लिया हुआ है, उसके पास आगे के लिए करियर के अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बनती हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होता है जो भी 12th के बाद होता है। अब अगर उस बच्चे ने मैथ्स छोड़ दिए, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ली है,
तो जो मैथ्स वाली अपॉर्चुनिटीज हैं वो उसके पास नहीं रहती। उसने अगर बायो छोड़ दिए और सिर्फ मैथ्स दिए तो बायो वाली अपॉर्चुनिटीज कई जगह नहीं रहती, कई जगह रहती भी है। जैसे बी फार्मा में कई जगह एडमिशन होता है कि भाई आप मैथ्स के फिर भी आपको हो जाता है। अब इससे जब आगे बढ़ते हैं कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज की तरफ जाते हैं, तो जैसे ही हम कॉमर्स में एंटर करते हैं, साइंस स्पेसिफिक जो करियर अपॉर्चुनिटीज है पोस्ट 12 के बाद वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उस तरह का है। कई जगह बाहर जाएंगे आपको ये चीज नहीं मिलेगी, लेकिन इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है तो उसमें ये होता है कि भाई जैसे ही आपने साइंस छोड़ी और कॉमर्स ली तो साइंस वाले करियर ऑप्शंस आपसे छूट गए। अब आपके पास वो ऑप्शंस रहेंगे जो कॉमर्स के बाद या ह्यूमैनिटीज के बाद कर सकते हैं। उसी तरीके से जब बच्चा कोई ह्यूमैनिटीज लेता है तो साइंस वाले करियर ऑप्शंस उससे छूट जाते हैं, कॉमर्स वाले भी कुछ करियर ऑप्शन छूट जाते हैं, सीए का ऑप्शन छूट जाता है, ठीक है, बीकॉम का ऑप्शन छूट जाता है, लेकिन फिर उसके बाद बाकी चीजें उसके पास रहती हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको ऐड ऑन करूंगा कि कई बार एक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता था, बच्ची थी, आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, तो उसने कहा कि मैंने कहा बेटा तुम पढ़ती क्यों नहीं है, थोड़ा सा बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत ही शार्प, बहुत ही अमेजिंग। तो उसने कहा कि सर मैं पढ़ के ज्यादा क्या करूंगी कि मुझे तो मार्क्स की बुनियाद पे मिलता है और जो सबसे कम मार्क्स की बुनियाद पे मिलता है वही मुझे करना है, यानी कि ह्यूमैनिटीज करनी है, तो मुझे ज्यादा मार्क्स लाने नहीं है। तो मैंने कहा बेटा एक काम करो, सबसे पहले तुम ज्यादा मार्क्स ले आओ। जब तुम ज्यादा मार्क्स ले आओगे तो लोग तुम ये कह पाओगे कि मैंने ह्यूमैनिटीज चूज किया, ह्यूमैनिटीज ने मुझे चूज नहीं किया, राइट। तो उस वक्त फिर क्या हुआ कि जब बच्ची 10th पास कर गई तो 10th में 91% वो लेके आई। जी जी आपने ये समझाया। अभी हम लोग असल में जो करियर है या स्टडीज ऑप्शंस हैं वो 10th के लेवल पे हम इस पे जोर क्यों दे रहे हैं, हम पेरेंट्स को और बच्चों को और बच्चियों को अगर आप देखें तो तकरीबन 32 लाख बच्चियां सिर्फ हर साल सीबीएसई से अपेयर हो रही हैं और पास हो रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरे बोर्ड्स जोड़ लें जो स्टेट बोर्ड्स हैं सारे के सारे और जो आईबी बोर्ड है और आईएससी है, अगर ये सारे बोर्ड्स अगर आप जोड़ लें तो 60-70 लाख बहुत बढ़िया, इससे भी ज्यादा तादाद में बच्चे और बच्चियां निकल रहे हैं और वो एक अपनी जिंदगी के एक ऐसे दौराहे पे खड़े होते हैं कि अगर उन्होंने सही ऑप्शन चुना तो उनकी दिलचस्पी, उनका इंटरेस्ट और फ्यूचर की उनकी कामयाबी और आगे की जो भी उसकी एक चीज होती है कि आप जॉब में अपने करियर या स्टडीज में कामयाबी की मंजिलें तय करते जा रहे हैं और साथ साथ इनर सेटिस्फेक्शन आपको है। आपको लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरी दिलचस्पी का है, मुझे उसमें मजा आता है, मैं उसको एंजॉय करता हूँ, मैं उसमें कुछ नई क्रिएटिव चीजें कर सकता हूँ। तो वो कौन सा तरीका है आइन साहब कि पेरेंट्स वो इस बात को कैसे समझें कि उनके बच्चों के अंदर वो कौन सी म्यूजिक है जो वो गाना चाहता है करियर के लिए, वो कौन सी उसके इनर में आवाज है जो उसके अंदर आ रही है और उस आवाज को हम पेरेंट्स सुनने में नाकाम हो रहे हैं, हमारे स्कूल नाकाम हो रहे हैं, हमारा जो तालीम का सिस्टम है वो नाकाम हो रहा है और कहीं न कहीं हम अपने बच्चों को एक ऐसी स्ट्रगल की ऐसी भट्टी में झोंक दे रहे हैं जहां न तो वो सेटिस्फाइड है, न वो जो कर रहा है उसमें उसको मजा आ रहा है और जब एक ऐसी फील्ड में वो चला गया है जो उसकी पसंद का नहीं है तो आगे कोई बड़ा क्रिएटिव वर्क या कोई बड़ा काम वो खड़ा करेगा इसके चांसेस कम होते हैं। यही पूरी दुनिया की स्टडी और मकाला है, हमने ये देखा है। तो और साथ साथ पेरेंट्स की दुविधा ये भी होती है कि वो ऐसा ऑप्शन चाहते हैं जो कुछ पैसे भी कमा के घर लाए। हर गार्जियन ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे पीएचडी तक पढ़ते ही रहें और वो उनके पढ़ाई का सारा, ये सच्चाई हमारे समाज की, पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएं। तो स्कूल्स को और खासतौर से पेरेंट्स और बच्चों को क्या करना चाहिए कि वो बच्चे के अंदर से उठ रही उस आवाज को सुन सकें और सही से उसका हाथ पकड़ लें और कहें कि भाई बच्चा भी सेटिस्फाइड रहे अपने करियर प्लान से और पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड रहें और एक अच्छी हार्मनी बन जाए और वो फिर एक सही रास्ते पे चल पड़े। इस पे आप रोशनी डालना चाहिए। आपने जो इसमें जो शुरू में कहा
कि कौन सी म्यूजिक बज रही है या कौन सी म्यूजिक बच्चे के अंदर से आ रही है, इसका अंदाजा, इसका पता कैसे लगाएं? तो देखिए, म्यूजिक का अंदाजा तभी लगेगा जब वो धुन और राग का इल्म हो। अगर वो धुन और राग का इल्म नहीं है तो जाहिर सी बात है आप म्यूजिक समझ नहीं पाए। तो अब उस म्यूजिक को समझने के लिए किसी काबिल म्यूजिशियन के पास आपको पहुंचना चाहिए। देखिए, कई बार हम लोग कुछ चीजें आदत बनी हुई है, जैसे अगर आपको फीवर हुआ, कोई भी चलता फिरता आदमी कह देगा कि ये वाली दवा खा लो। आप दुनिया की कोई भी बीमारी बताएं हिंदुस्तान के अंदर, हर दूसरा चलता फिरता आदमी आपको बता देगा कि कौन सी दवा खानी है, क्या परहेज करना है, कैसे करना है। उसी तरीके से सेम सिचुएशन बनी हुई है एजुकेशन के मामले कि हम जब बात करते हैं कि पेरेंट्स भी जब बात करते हैं अपने ईयर ग्रुप में कि मेरा बच्चा 10th पास करने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, तो वो जाहिर सी बात है कि वो इंफॉर्मेशन एक अनट्रेन्ड बंदे से मिल रही होती है या एक ऐसे बंदे से मिल रही होती है जो इस काम का प्रोफेशनल नहीं है। जी जी, ठीक है ना? तो मेरी राय तो हमेशा ये होगी कि कोई भी पेरेंट, कोई भी गार्जियन जो अपने बच्चे के लिए करियर ऑप्शंस को चूज कर रहा है या उसको थॉट प्रोसेस में ला रहा है, जाहिर सी बात है कोशिश ये करनी चाहिए कि 7th 8th 9th से ही आप उसके बारे में सोचने लग जाएं। बच्चे को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें कि आपका बच्चा किन चीजों में इंटरेस्ट ले रहा है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस बना रहा है तो ऑब्वियसली हम उसके उस धुन राग को समझें कि वो उसकी म्यूजिक किधर को जा रही है। ठीक है, तो आप एक तो ये समझना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ जो लैक हो रहा है कहीं ना कहीं समाज में, वो यूं भी हो रहा है। आप तो स्कूल चलाते हैं और आप, मुझे जहां तक इल्म है, आप इस पे काफी जोर देते हैं स्कूल के अंदर भी कि करियर अपॉर्चुनिटीज पे बात कीजिए। मेरा मानना है कि हर एक स्कूल के अंदर एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड करियर काउंसलर होना चाहिए जो बच्चे को 8th 9th 10th में असेस करे, उसके इंटरेस्ट को असेस करे, उसकी कैपेबिलिटीज को असेस करे एंड 1-to-1 हर एक बच्चे और पेरेंट्स से बातचीत हो, उसको बताया जाए कि ये करियर अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में और ये स्ट्रेंथ्स हैं आपके बच्चे में। तो इन स्ट्रेंथ्स के साथ जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकता है ये बच्चा, साथ में ये वीकनेसेस क्या है। बहुत सारी बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर जॉब्स की या करियर की, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई वीकनेस है बच्चे के अंदर तो हम उसको कैसे कराएंगे? या तो उस वीकनेस को सुधार करके या फिर कोई और ऑप्शन ढूंढकर। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है जी। करियर ओरिएंटेशन का हमें पता चल रहा जी। है और मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे को टेक्नोलॉजी से फैसिनेट करती है उसको टेक्नोलॉजी, वो नई टेक्नोलॉजी देखता है तो वो एक तरह से खुश हो जाता है, एक तरह से वो चाहता है कि वो कुछ उसको समझे सीखे। बिल्कुल। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नंबर्स हैरान करते हैं, बहुत दिलचस्प उनको नंबर का खेल, अदद का जो खेल होता है उसको समझने में बड़ा मजा आता है। तो अगर स्कूल को या पेरेंट्स को ये समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी इसको फैसिलिटेट करती है और नंबरों में इनको बड़ी रुचि है, तो उनमें अगर कोई कमी है तो आप ये कहना चाहते हैं कि फिर हम बच्चों को उसी ओरिएंटेशन में आगे बढ़ाएं। हाँ, बिल्कुल। और उसकी कमियों पे काम करें जो उस सफर में चलने में रुकावट डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें नॉर्मली आपने अपने जिल के प्लेटफॉर्म से हजारों बच्चों के साथ काम किया है, तो जो ऐसे कुछ बच्चे आपके पास आते हैं तो आमतौर से आप वो कौन से तरीके इख्तियार करते हैं बच्चों को उन एस्पेक्ट्स में मजबूत करने के लिए? मैं इस बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज हम बहुत ज्यादा जॉब्स की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ उन बच्चों को प्रोग्राम कर रहे हैं जो 10th में है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि हम अपने विषय पर कॉन्सेंट्रेट रहें कि हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो 10th में हैं और कंफ्यूजन के शिकार हैं किसी वजह से भी, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से,
समाज के दबाव में, दोस्तों के अपने अपने पसंदीदा जो उनके ऑप्शंस हैं उसको इख्तियार करने की वजह से, या कहीं न कहीं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, उन बच्चों को हम ओरिएंट करना चाह रहे हैं। तो आमतौर से आप ऐसे बच्चों के लिए जिनका रुझान आपको पता चल जाता है कि ये कॉमर्स की तरफ जाने वाले हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बिजनेस में दिलचस्पी रखता है और हिसाब किताब में बड़ा उसको मजा आता है, तो जाहिर है कि नॉर्मली ये समझा जाता है कि बिजनेस की तरफ इनकी दिलचस्पी होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप आमतौर से वो कौन से तरीके इख्तियार करते हैं कि उनकी उन कमियों को आप दूर करें और उनको उस रास्ते पर आगे बढ़ाएं? देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कि जब कोचिंग का मामला और स्कूल के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जी। और वो क्या डिफरेंस होता है कि हमारे पास जब बच्चा पहुंचता है जनरली खास तौर से 10th के बाद, तो वो पहले से तयशुदा प्रोग्राम के साथ आता है। उसको ये प्लान होता है, चाहे वो उसकी तैयारी कर रहा हो, वो उसके लायक हो या नहीं हो, लगता है डिफरेंट इशू। लेकिन जैसे बच्चा आता है, सर मैं 11th में हूं, मुझे जेई देना है, सर मैं 11th में हूं, मुझे नीट देना है, तो उनका एक क्लियर कट करियर प्लान होता है। या फिर मैं ह्यूमैनिटीज में अगर है वो बच्चा है, कॉमर्स में सब मुझे सीए करना है, ठीक है। अब इसमें सीन क्या है? इसमें सीन ये है कि जो बच्चे 9th या 10th में आए जी, उनके साथ सेंसाजी का एक मामला होता है। हम उसमें पेरेंट्स के साथ लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, बच्चे की पढ़ाई को ध्यान में देख रहे होते हैं कि क्या कर रहा है, और उसके हिसाब से हम पेरेंट्स से बातचीत कर रहे होते हैं कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे इंजीनियरिंग की कराएं या मेडिकली कराएं या यही कराएं या यही कराएं, जो भी आपकी सोच रखता है। उसके अलावा भी ये ऑप्शंस हैं और इसलिए ये बच्चा जा सकता है। मैं आपके एग्जांपल दूंगा, वही जो मैं पीछे एग्जांपल रहा था उसको थोड़ा एलाबोरेट करूं जी। एक बच्चा हमारे पास पढ़ता था, बहुत अच्छा नहीं था 11th में पढ़ने में, टैलेंटेड था, बट पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि उसको लग रहा था यार करना क्या है, वही बीटेक करना है। ऐसा नहीं कि बीटेक बहुत कोई गड़बड़ चीज है, बहुत ही अमेजिंग चीज है। बीटेक करके आप पूरे कंट्री के डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बनते हैं, तो ऑब्वियसली एक अमेजिंग कोर्स है, लेकिन उसके लिए वो अमेजिंग नहीं था। तो वो बड़ा परेशान हमारे पास अक्टूबर नवंबर के महीने में हमारे साथ बैठा हुआ और कह रहा है कि सर कुछ बता दो करियर ऑप्शन, अदरवाइज मैं तो बर्बाद हो जाऊं। अब जब उससे गुफ्तगू की गई तो उसने कहा कि सर मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे दिमाग में। तो फिर बातचीत चलते मैंने उससे बड़ा अच्छे से प्यार से बातचीत करी, तो उसका एक सर्टेन इंटरेस्ट पता लगा जी कि वो फोटोज वगैरह क्लिक करता रहता है, दोस्तों की अपनी सेल्फीज देता रहता है। तो मैंने ऐसी हल्के तरीके से सोचा कि एक काम करो, क्यों नहीं तुम फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई कोर्स कर लेते। उसने कहा सर वो स्टूडियो वाली फोटो मुझे नहीं खींचनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ अच्छा भी कर सकते हो, इसके कोर्सेज होते हैं। तो जैसे बीजेएमसी कोर्स है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसके अंदर फोटोग्राफी यानी फोटो जर्नलिज्म सिखाई जाती है। अब उसके बाद उसको जैसे ही लगा कि दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ करियर, उसका पूरा ओरिएंटेशन 12th को लेकर चेंज हो गया। मैं एक मिनट से फोटो जर्नलिज्म का जो कोर्स अभी आइन साहब बता रहे हैं, इस कोर्स में भी उसी तरह से करियर के जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं जैसे आप इंजीनियरिंग में या मेडिकल एग्जैक्टली इसमें भी आप लोग अप्लाई करते हैं, कंपनीज आपको हायर करती हैं और आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। इसीलिए जरा ध्यान से सुनिए और इससे अपने को रिलेट कीजिए कि क्या इस तरह की कोई सिचुएशन आपके सामने तो नहीं आती। बिल्कुल। अब उसने जो तय किया कि अब उसने ये किया कि भाई उसे लगा कि अब मेरे पास करियर का ऑप्शन आ गया जी। उसका पूरा ओरिएंटेशन 12th के एग्जाम को लेकर बिल्कुल चेंज हो गया। ये स्टार्टेड वर्किंग वेरी अप और उसका लगातार मेहनत करी, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स ले आया जो हमें उम्मीद नहीं थी। आगे चलकर उसने बीजेएमसी किया, फिर मास कम्युनिकेशन का मास्टर्स भी किया एंड आज की डेट में ही इज वन ऑफ द रिनाउंड फोटोग्राफर ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा फोटोग्राफर है इंडिया का। तो देखिए एक कोर्स की मैंने बात की, इसी तरीके से बहुत सारे कोर्सेज हैं। एक बच्चा हमारा था, उसको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था, उसकी मैथ्स अच्छी थी बट उसको बीटेक में नहीं जाना था। ये देखिएगा, समझिएगा, उसकी मैथ्स अच्छी है, बहुत अच्छा मैथ्स में करता है, लेकिन उसको बीटेक में नहीं जाना, इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं जाना।
तो हमने उसके साथ बैठे, हमने कहा बच्चे तुम अगर बीटेक नहीं करोगे, मैथ्स इतना अच्छा है, कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा वो वाले का प्रोग्रामिंग वाले में नहीं था उसका, और वो बड़ा परेशान चल रहा था कि भाई सर मुझसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो, ये तो नहीं हो। फिर उसके बाद बातचीत करते 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 उसको बहुत सारे करियर ऑप्शन बताए जहां पे मैथ्स की बड़ी मेजर रिक्वायरमेंट है। फिर फैशन डिजाइनिंग का एक कोर्स होता है, कई जगह फैशन डिजाइनिंग जेनरिक है, लेकिन निफ्ट का जो फैशन डिजाइनिंग है उसके अंदर मैथ्स की बहुत अच्छी खासियत है। मैंने उसको ऐसे ही कहा कि यार तेरी मैथ्स अच्छी है ना, तेरे को इलस्ट्रेशंस कैसे आती है? तो उसने कहा सर मेरे को डिजाइनिंग इलस्ट्रेशन में बड़ा इंटरेस्ट है। मैंने कहा कि क्या मतलब आप क्या करना चाहते हो? तो फिर बातचीत निकली, उसको फैशन डिजाइनिंग उसके दिमाग में स्टक कर गई कि नहीं ये मैं कर सकता हूं, ये मुझे करना चाहिए। एंड ही इज डूइंग वंडरफुली गुड राइट नाउ इन द फील्ड ऑफ फैशन डिजाइनिंग। दिल्ली के कई फैशन वीक्स को करा चुका है, बहुत ही अमेजिंग कर रहा है। एक सवाल, इस बीच में सवाल आ गया है। हाँ, अगर किसी का मैं इसमें साथ साथ बताता चलूं वैसे साहब आपकी इजाजत के साथ कि अगर किसी का कोई सवाल हो आप बिल्कुल साथ के साथ कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इनके सवाल का तो जवाब दे ही रहा हूं, आपके भी सवालों का जवाब इंशाल्लाह देने की कोशिश की जाएगी। जी जी जी, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत सारा था, इस तरह के बहुत एग्जांपल्स हैं, मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें प्रोग्राम में तो आप कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन को, मालूमात को पहुंचाया जाए और आपको बताया जा सके कि आप अपने बच्चों को किस तरह गाइड करें और करियर काउंसलिंग कितना ज़रूरी है इस स्टेज पर जब आपके बच्चे 10th पास कर रहे हैं या पास कर चुके हैं और आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिए कौन सा बेहतर स्टडीज का ऑप्शन हो सकता है। तो अनिल साहब जरा मुझे ये बताइए कि जो समाज में पिछले 30-40 सालों में साइंस स्ट्रीम को लेकर जो एक गैर मामूली दिलचस्पी पैदा हुई है, जी जी, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि डोमिनेट कर गया ये साइंस स्ट्रीम हमारे समाज में? हर चौक चौराहे पर मामूली इंफॉर्मेशन रखने वाला आदमी भी आज आपको सजेस्ट कर सकता है कि आप साइंस में ये करें और ये करें। दूसरे करियर ऑप्शन के मुकाबले में या स्टडीज ऑप्शन के मुकाबले में ऐसा वो कौन सी खास दिलचस्पी या ऐसी बड़ा अचीवमेंट था जो पिछले 30-40 सालों में हमारे देश ने इस मैदान में हासिल किया और ये चाहते न चाहते स्टूडेंट्स का एक पसंदीदा या पेरेंट्स का एक पसंदीदा सब्जेक्ट या स्ट्रीम बनता चला गया? जी, क्यों ऐसा हुआ? बिल्कुल, आपने ये इम्पोर्टेंट इशू उठाया है और बिना किसी इसके मैं कहूंगा कि जाहिर सी बात है कि साइंस एज अ करियर ऑप्शन एक अमेजिंग करियर ऑप्शन तो है ही, और साइंस में भी जितना हम सिर्फ सोच रहे होते हैं वही नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ। अनडाउटली इंजीनियरिंग, मेडिकल इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली वंडरफुल, एक अमेजिंग करियर ऑप्शन बनता है। लेकिन साइंस को भी हम सिर्फ अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल तक लिमिटेड रखते हैं तो ये भी साइंस के साथ नाइंसाफी होगी। साइंस के अंदर भी इंजीनियरिंग और मेडिकल के आगे जाकर क्या है, उससे अलग हटकर काफी सारे करियर ऑप्शंस हैं। रिसर्च में है, आपको लैब्स के अंदर है, आपको ऑब्वियसली लेक्चरशिप तो है ही है, एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन होता है। फार्मेसी है, ठीक है, दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, मल्टीपल करियर ऑप्शन है जो इसके अंदर है। अब होता क्या है, आपने जो सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने साइंस को भी 10th के बाद प्रेफर करना शुरू किया। नॉर्मली हालात क्या बने? तो देखिए, नॉर्मली हालात ये बने कि जनरली आप देखेंगे कि किसी भी कंट्री के जो बेसिक डेवलपमेंट जब होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। जो प्राइमरी डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब भी होगी तो वहां सिविल वर्क होगा, वहां मैकेनिकल वर्क होगा, वहां इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, और ऑब्वियसली अगर आप इंडस्ट्रीज लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्क भी ऑब्वियसली होगा। तो ये चीजें जब हमारी शुरू हुई और खास तौर से 90s के बाद जब ग्लोबलाइजेशन इंटरप्राइजेशन को जो आपका दौर आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, कंट्री ओपन हुई जब इंडिया की, और
तेजी से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं काफी ज्यादा। अनडाउटली उसमें फायदा था जो बच्चे इंजीनियरिंग के थे उस डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने लगे। वो बीटेक वालों का एक अच्छा खासा कंजम्पशन जो था बीटेक ग्रेजुएट्स का वो वहां होने लगा। उसके बाद एक और चीज है कि एक यहां पे मामला समझा दूं कि बीटेक एंड एमटेक, बीटेक करके आप जनरल एग्जीक्यूशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर जब आप आगे बढ़ते हैं आप समय लेते हैं और एमटेक भी करते हैं तो आप सिर्फ एग्जीक्यूशन प्रोसेस में नहीं रहते बल्कि आप रिसर्च प्रोसेस में बढ़ते हैं और उसका फायदा ये होता है कि आप एक्चुअल ग्रोथ ड्राइवर बन जाते हो। एक्चुअली देखा जाए तो दूसरा जो मामला है, अगर हम देखें कि डॉक्टर्स इतने ज्यादा इंडिया में फैसिनेशन डॉक्टर्स को लेके क्यों है, क्योंकि डॉक्टर्स का मामला ये है कि इंडिया में डॉक्टर्स की अंडर सप्लाई है। एक्चुअली देखा जाए तो हम उतनी सप्लाई हमारी गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है जितनी सप्लाई भी आज की डेट में अगर देखा जाए तो 50-55 हजार के आसपास डॉक्टर्स हर साल तैयार होते हैं, जबकि इंडिया जैसी आबादी में इतना ओवर पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर कम से कम 1.5-2 लाख डॉक्टर हर साल बन के तैयार होकर के आने चाहिए थे। अभी इन्होंने बताया भी आपको कि 50-60 लाख तो 12 करके निकलते हैं, ठीक है ना। अब उसमें से एक बड़ी आबादी साइंस की होती है और 50,000 सीटों के लिए 10-10 लाख 15-15 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा 20 लाख की तैयारी कर रहे होते हैं। अब ये आप बताएं, और पीछे वाले जो बच्चे ड्रॉपर वाले हैं 1 साल 2 साल ड्रॉप करके बैठे हैं वो अलग तैयारी कर रहे होते हैं। तो जब इतनी बड़ी आबादी तैयारी कर रही होती है और आपको फील कर रहे होंगे कि लगातार डॉक्टर या नीट का जो कट ऑफ है वो ऊपर जा रहा है, वो यही सारी वजह है कि लगातार भीड़ बढ़ रही है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स बहुत कम। तो इसका जो फैसिनेशन है वो वहां से आता है कि डॉक्टर कम जब तैयार होकर के मार्केट में निकलते हैं तो किसी भी शहर में, छोटे शहर की अगर बात कर लें, 1-2-4 डॉक्टर ही होते हैं जो थोड़ा सा अच्छे होते हैं और उनके पास इतनी क्राउड होती है, इतना भीड़ होता है, उनके साथ गाड़ियां होती हैं, बड़ा घर मिल जाता है, तो हर आदमी सोचने लगता बस मुझे यही बनना है फाइनली। तो वो फैसिनेशन वहीं से आता है। जी ये जैसा कि आइंस्टाइन ने, ये बहुत सी वजह हैं जिसके कारण ये एक तरह से बहुत ज्यादा रुझान, हमारा मकसद इस प्रोग्राम का एक अवेयरनेस, जागरूकता, बेदारी पैदा करना है तालीम के बारे में, शिक्षा के बारे में और स्टडीज ऑप्शंस के बारे में। हम किसी भी स्ट्रीम के बारे में कोई बाइस्ड ओपिनियन नहीं देना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि एक तरफ बहुत ज्यादा रुझान की वजह से कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे स्टडीज का ऑप्शन हैं जो छूट रहे हैं और हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे और इस प्रोग्राम को ज्यादा मुफीद बनाने के लिए, फायदेमंद बनाने के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हो, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने क्वेश्चंस के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल होइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके उठाए गए सवाल और भेजे गए जो आपके प्रश्न हैं हम उसका सही तरीके से जवाब दे सकें और इस अवेयरनेस को जो हमारे देश के नौजवानों में बहुत कम है, इसको उन तक ले जाने के लिए आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। आइए अब आगे हम प्रोग्राम को ले चलते हैं। जो आमतौर से हम देखते हैं साहब कि कॉमर्स का एक ऑप्शन है और ह्यूमैनिटीज का एक ऑप्शन है, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज। तो इस लेवल पे बच्चे अगर 10th के बाद इन चीजों को तैयार करते हैं, इसमें वो जाते हैं, तो बुनियादी तौर पर उनको कैसे तैयार होना चाहिए। और वो बच्चे 2-3 बातें आप ऐसी बताएं, क्योंकि आप काम करते रहते हैं बच्चों के साथ और आपको इसका ज्यादा मौका मिलता है कि करियर और स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बच्चों की रुचि को उसकी वजह से समझते हैं। तो वो कौन सी कुछ 3-4 बातें हैं जो अगर किसी बच्चे में नजर आती है खुद से, या तो वो खुद से उसको ढूंढ लेता है या पेरेंट्स उसको, जैसे आपने कहा कि माइंडली ऑब्जर्व उसको आप देखें, या वो ढूंढ लेते हैं। तो अगर वो 2-4 पॉइंट्स हमें मिलते हैं उन बच्चों में, तो हमें उनको सजेस्ट करना चाहिए कि आपके अंदर कहीं न कहीं ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स की म्यूजिक बज रही है। जी देखिए, उसमें ये है
ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट रखा। उससे पहले वो जो आपने बात की उसको भी मैं दोबारा अपने ऑडियंस को रिएटरेट कर दूं कि हम किसी भी सूरत में ये नहीं कह रहे कि आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत करना चाहिए। उन बच्चों को जिनके लिए वो राइट चॉइस है उनको जरूर करना चाहिए, और जितने ज्यादा हमारे मुल्क के अंदर इंजीनियर या डॉक्टर होंगे उतना ज्यादा ऑब्वियसली हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए फायदा होगा। ये अनडाउटेडली बात सही है। हम जो साथ में बात ये कर रहे हैं कि जो ऑप्शंस है दूसरे वो क्या है, और इंजीनियरिंग मेडिकल में कैसे बच्चों को जाना चाहिए, ये हमने अभी तक गुफ्तगू करी थी। अब जब हम बात कर रहे थे, जो वैसा आपने सवाल उठाया कि भाई 12th के बाद या 10th के बाद हम कैसे तय करें कि कॉमर्स की तरफ हमें जाना चाहिए। अभी जो है ना चक्कर, ये होता क्या है कि मैथ्स का जो मामला है, हम लोग देखते हैं मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहा है कोई बच्चा, हम कहते हैं साइंस ले लो, मैथ्स पढ़ना, इंजीनियर बन जाना। दिस इज नॉट दैट सिंपल। मैथ्स के नंबर्स अगर बच्चे को फैसिनेट करते हैं और वो अच्छा करता है नंबर्स में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंजीनियर बनेगा या वो इंजीनियरिंग के लिए फिट है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो अकाउंट्स के लिए बहुत अच्छा फिट है क्योंकि उसको नंबर्स फैसिनेट कर रहे हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो सीए में जाना चाहता है या सीए की तरफ उसका ओरिएंटेशन बन रहा है। ठीक है, तो हम जब ये देखें कि बच्चा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हो सकती है कि अगर कोई बच्चा नंबर्स में अच्छा कर रहा है लेकिन साथ ही साथ वो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, उसको एकदम से जोर नहीं देना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री एकदम रट जाओ। हमें ये देखना है कि क्या ये दूसरी तरफ कुछ जा सकता है क्या। अच्छा, एक बात बिल्कुल दिमाग से निकालना होगा हमें कि हम मार्क्स की बुनियाद पे या बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है इसकी बुनियाद पे तय करें कि तुम्हें इंजीनियरिंग करना चाहिए या मेडिकल करना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए या कॉमर्स में जाना चाहिए, ह्यूमैनिटीज में जाना चाहिए। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, जितनी मेहनत की जरूरत इंजीनियरिंग में होती है उतनी ही जरूरत यानी कि साइंस में होती है। ये आमतौर से आयन साहब ये जो आपने बात कही है, ये मैं इस पे एक मिनट के लिए और लोगों का ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि आमतौर से जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अभी हम गिना रहे थे, उनमें से बहुत बड़ी जो पढ़ी लिखी ऑडियंस करती है, पढ़े लिखे लोग करते हैं, स्कूल करता है भाई, स्कूल करता है, स्कूल करते हैं, स्कूल करता है। रिपोर्ट कार्ड खूबसूरत है, जी, मार्क्स बहुत अच्छे हैं और बच्चा पढ़ने लिखने में उसकी एक्टिविटी ऐसी है कि पढ़ाकू है, तो हम बिना किसी प्रोफेशनल टेस्ट के और करियर काउंसलर की मदद लिए बगैर हम ये तय कर लेते हैं कि भाई इनका ओरिएंटेशन ये है, इनको यहाँ भेजो। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस बहुत अच्छा आपने बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें बीच में पहले एक बात बोल दूं कि देखिए ये अगर हमारी बात ऐसी है, कोशिश हम कर रहे हैं कि सही बच्चों तक सही चीजें पहुंचे, उनके पेरेंट्स तक सही चीजें पहुंचे, तो आप लोग जरूर इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादातर लोगों तक ये जो वैसा की कोशिश है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। तो देखिए, इसमें वही हम लोग बात कर रहे थे कि स्कूल जब ये डिसाइड करने लग जाता है कि किसी बच्चे का 90% मार्क्स है तो वो साइंस के लिए फिट है, ह्यूमैनिटीज के लिए नहीं फिट है, तो ये मुझे बहुत अफसोस होता है। ये ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। वही जो मैंने अभी पीछे शुरू में जब एग्जांपल एक दिया था एक बच्ची का, तो जब मैंने उसको कहा कि भाई तुम जब तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे तब तुम कहना बेटा कि मैं ह्यूमैनिटीज चूज कर रही हूं, स्कूल वाले मेरे पे इंपोज नहीं कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज, और शी डिड एग्जैक्टली द सेम। उसने 91% या 92% वो 10th में लेकर के आई और उसके बाद अपने स्कूल गई, वहां से उसने मुझे फोन किया कि सर नाउ आई हैव चोजन ह्यूमैनिटीज आर नॉट चोजन मी, आई एम नॉट बीइंग इंपोज्ड बाय स्कूल टू टेक ह्यूमैनिटीज। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जैसे एक बात में जो मेरी समझ कहती है कि पढ़ाई में जो मेहनत है ना, इसको बहुत अलग तरीके से देखते हैं। खूब पढ़ रहा है बच्चा, तो देखिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत साइंस में भी है और उतना ही ज्यादा पढ़ने की जरूरत ह्यूमैनिटीज में भी है। हाँ, ये जरूर है कि पढ़ने का जो तरीका होगा, जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे पढ़ाई का, वो ह्यूमैनिटीज के पढ़ने के प्रोसेस को अलग तरीके से फॉलो करेंगे, उसका एक अलग प्रोसेस है, और साइंस के पढ़ने का प्रोसेस एक अलग होता है, उस तरीके से फॉलो करेंगे। अच्छा, इसमें भी मैं एक बात बता दूं कि बच्चा
क्या करने जा रहा है, उससे बुनियाद ये तय होती है कि उसको 11th 12th में अपनी पढ़ाई का प्रोसेस कैसा रखना है। मान लीजिए कि एक बच्चा बीटेक करने जा रहा है और ये बहुत मेजर गलती करते हैं, मैं जानता हूं क्योंकि मेरी मुलाकात सुबह से शाम तक ऐसे बच्चों से हम लोगों की होती रहती है जो इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन सारी बातों पे एक बार आ रहा हूं। अब वो क्या होता है, एक बच्चा कि वो फिजिक्स में रिसर्च कर लेता है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसने मान रखा है कि बायो का हूं मैं तो मेरी मैथ कमजोर होगी, इसलिए मेरी फिजिक्स भी कमजोर होगी, इसलिए मुझे फिजिक्स ज्यादा पढ़ना चाहिए। ये बात एक पॉपुलर ओपिनियन है सोसाइटी का, ये बात उसको समझा दी गई, वो बात उसने समझ ली। उसके बाद उसने क्या किया, उसने फिजिक्स में रिसर्च मार लिया, इतना रिसर्च मार लिया कि मेडिकल तो नहीं निकला, बाद में फिजिक्स का टीचर हो गया कोचिंग का। ठीक है, तो ये हालत होती है। तो आपको जब आप मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपको बहुत ही बैलेंस्ड स्टडी होनी चाहिए आपकी तीनों सब्जेक्ट की। लेकिन अगर आप मान लीजिए फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं या मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं या बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या केमिस्ट्री के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करें। उसी तरीके से जैसे ह्यूमैनिटीज में अगर आप जाते हैं तो ह्यूमैनिटीज का मतलब ये नहीं है, कई बार लोग ये समझते हैं सर कि ह्यूमैनिटीज जिसने ले लिया, अरे भाई अगर वो यूपीएससी नहीं निकला या पीसीएस नहीं निकला तो क्या करेगा। भाई 1000 करियर ऑप्शंस हैं ह्यूमैनिटीज के बाद भी। लॉ एक अमेजिंग करियर ऑप्शन है किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो किसी में भी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो। एक लॉ का जो आज की जरूरत है जुडिशियरी में, कॉर्पोरेट में। एक बात बता दूं, जब हम लॉयर सुनते हैं ना तो एक बहुत बड़े तबके को ये लगता है जो काला कोट पहनकर कचहरी पहुंचते हैं वो लॉयर है। ऐसा सिर्फ वही नहीं होते लॉयर, या सिर्फ वही करियर ऑप्शन नहीं है। आज की डेट में लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज है, एलपीओज है, कॉर्पोरेट हाउसेस है, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी एमएनसीज हैं, उनका अपना एक लीगल डिपार्टमेंट है और उस लीगल डिपार्टमेंट के अंदर लॉयर्स होते हैं। उसी तरीके से जितने भी आपको बाहर की भी जो कंपनियां इंडिया में एडवाइजरी बोर्ड बना के बैठी हुई है, उनको भी अपने लीगल एडवाइजर्स की जरूरत होती है। जितने भी आपको एनजीओज हैं उनको लॉयर्स की जरूरत होती है। तो लॉयर आज की डेट में वो लिमिटेड करियर ऑप्शन के साथ नहीं है जो एक जमाने में होता था कि कुछ नहीं कर पा रहा तो बाद में लास्ट में क्या किया, एलएलबी करके और अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने जिले के कचहरी जाने लग गए। वो नहीं है। अब करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। फाइन आर्ट्स है, आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे जो रहे हैं जिन्होंने फाइन आर्ट्स का करियर ऑप्शन चूज किया। कैसे करियर ऑप्शन चूज किया, ह्यूमैनिटीज ली। देखिए बार बार मैं कह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप ह्यूमैनिटीज ले लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है या तो पॉलिटिकल साइंस या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी में मेहनत करनी पड़ेगी। जी, फाइन आर्ट्स में काफी आप अच्छा कर सकते हैं अगर आपका इलस्ट्रेशन वगैरह अच्छा है तो। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा सर इसमें कि कई बार जब हम समझते हैं ना कि हम जब प्लेन बीएससी या बीए कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट में या बीकॉम कर रहे हैं तो यार हमने अपना करियर स्लो कर दिया। कई बार बच्चे ये समझते हैं। देखिए स्लो एंड फास्ट एक तो अलग चीज है। 10th के बाद डिप्लोमा करके आप जॉब करने लग जाएंगे तो सबसे फास्ट करियर ऑप्शन है। 10th के बाद आप, पिछले डिस्कशन में हम लोग बात कर रहे थे कि एमपीएस या असिस्टेंट की जॉब दे दें, आपका निकल गया फास्टेस्ट करियर ऑप्शन है कि 10th के बाद आपने जॉब करनी शुरू कर दी। तो देखिए प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है किसी चीज में, लेकिन आप ये देखिए अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से दिल लगा करके बीएससी या एमएससी की है, बीए या एमए किया है, बीकॉम या एमकॉम किया है, तो उस केस में देखिए क्या होता है कि हिंदुस्तान के अंदर आप सबको पता होगा कि पीएचडी करने के लिए 25 से 30 हजार रुपए का स्टाइपेंड है, आपकी फेलोशिप्स है। तो आप ये देखें ना कि 5 साल में तो आप भी अर्न भी तो कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप है, नेट जेआरएफ, सीएसआईआर जेआरएफ आपने सुना होगा आप सब लोगों ने। तो इसका भी तो एक फायदा है कि आपको पढ़ाई करने के लिए पैसे मिल रहे हैं और ऑलमोस्ट एक ठीक ठाक सैलरी टाइप का मिल रहा है। जी ठीक है, और वहां से फिर आप पीएचडी करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए करियर ऑप्शन बेच रहा है। जी ये हमारा जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका मकसद आप तक सही इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। और हम आज बात कर रहे हैं खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th पास कर चुके हैं या पास कर रहे हैं और वो किसी तरह की दुविधा में हैं, कंफ्यूजन में हैं। उन्हें ये लगता है कि इस तरफ जाना ठीक रहे, इस तरफ जाना ठीक रहेगा। उस पर काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। हम चाहेंगे कि आप
इसको लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के बच्चे करियर ऑप्शन, क्योंकि ये बहुत अहम ज़िंदगी का मरहला होता है। किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग फेज अगर गहराई से देखा जाए तो वो 10th के बाद करियर ऑप्शन को या स्टडीज ऑप्शन को चुनना होता है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी जरूर। कि जब पेरेंट्स और बच्चे बैठते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए, करियर काउंसलर के पास पहुंचना चाहिए। तो वहां पे एक चीज बहुत बड़ा फैक्टर होती है जो शायद हर किसी के जहन में होता है कि हम 10th के बाद कितने साल का प्लान कर रहे हैं। 2 साल, 2 साल के बाद बच्चे को ऑन करना है या जॉब में जाना है, 3 साल का, 5 साल का या 8 साल का, कितने साल का हमें एक प्लान लेना है। तो जब हम ये तय कर लेंगे प्लान का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पे ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स को लेते हैं, अगर उसमें हमें 10th के लेवल पे ये बात समझ में आ जाती है कि इस बच्चे का रुझान आर्ट्स की तरफ है, हमें इस तरफ भेजना है, तो उसके बाद पेरेंट्स अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर, अपने समय को देखकर, वक्त को देखकर वो ये प्लान करें कि हमें कितने दिनों तक बच्चे को पढ़ाते रहना है। जी आप जी जी अच्छा, उसमें इसके हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे एक और इसमें पॉपुलर ओपिनियन जो है समाज का, वो भी मैं ऐड कर दूं कि ह्यूमैनिटीज ले लेगा तो पता नहीं कब तक पढ़ता रहे, ये कि 5-7 साल पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के वो कुछ कर सकता है। तो देखिए इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन, बहुत सारे ऐसे बच्चे, आपने ह्यूमैनिटीज ली, मैं बहुत बेसिक से आप सब्जेक्ट लेता हूं कि किसी ने लैंग्वेजेस में से कोई सब्जेक्ट लिया, 12th किया, 11th और 12th करी ह्यूमैनिटीज से, और उसके बाद उसने कहा कि हमको तो इंग्लिश, उर्दू या हिंदी लेनी है। तो कई बार लोगों को लगता है कि अब तो भाई ये 5-6 साल के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसे स्टूडेंट्स बताऊंगा जो ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं इंग्लिश, हिंदी या उर्दू में, और इतना कुछ करते हैं इस दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान, कि उनके पास करियर ऑप्शंस बनते चले जाते हैं ग्रेजुएशन के दौरान। आर्टिकल्स लिखने का, प्रूफ रीडिंग का, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को इंग्लिश के ट्रांसलेशन का, ठीक है। आज के डेट में बहुत सारे इस तरह के काम हैं जो लैंग्वेज बेस्ड हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं। तो आप सोचिए जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं। देखिए मैं तो एक चीज कहूंगा जरूर इसमें कि आप कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा स्ट्रीम ले रहे हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है 2 चीजों पे बेस्ड है। एक, लेने से पहले यानी आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं, आपने उसको पूरा थॉट प्रोसेस दे करके डिसाइड किया है या नहीं, और दूसरा उसका करते वक्त उस काम को कि आपने कितनी मेहनत के साथ, कितनी लगन के साथ किया है। एक बच्चा जिसने मान लीजिए सो कॉल्ड जो बड़े कोर्सेज हैं उसको इंटरेस्ट के साथ नहीं किया तो उसका काम खराब, उसने लगन के साथ उसमें मेहनत नहीं करी तो काम खराब। और एक बच्चे ने जिसको हम लोग शायद इस चीज को नहीं समझते, संस्कृत ऑनर्स किया है, संस्कृत ऑनर्स जैसा अनपॉपुलर कोर्स किया है, लेकिन अगर पूरी लगन के साथ किया है तो वो संस्कृत ऑनर्स में भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो हमें इस बात को समझना है कि एक तो इंटरेस्ट और हालात को देखते हुए हमें करियर ऑप्शन चूज करना है, और करियर ऑप्शन को चूज करने के बाद उस पे पूरी लगन के साथ मेहनत करनी है। तो जो बात निकल कर आज के हमारे इस प्रोग्राम में सामने आ रही है कि बच्चे के रुझान को, उसकी दिलचस्पी और रुचि को देखना बेहद जरूरी है, और अगर उसकी दिलचस्पी को देखकर हम उसके लिए कोई करियर ऑप्शन या स्टडी ऑप्शन चुन रहे हैं तो उसमें अवसरों की कमी नहीं है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि अगर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स या साइंस, जिस तरफ भी हम बच्चे को भेज रहे हैं उसकी दिलचस्पी की वजह से, ना कि फोर्सफुली समाज के दबाव में, समाज के प्रेशर में, तो किसी भी लाइन में अपॉर्चुनिटीज या मौके की कोई कमी नहीं है, हर तरफ मौका है। अच्छा, तो प्राइमरी आपने आंसर नहीं हमें बताया। अच्छा, इसमें सवाल आ रहा है साइंस कि क्या 10th के बाद कोई रोजगार है साइंस के बच्चों के लिए? एक सवाल नहीं, मेडिकल की फील्ड में सवाल पहले लेते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें सवाल आ रहे हैं, मैं इस पे आ जाऊंगी। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं, जो लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज हैं,
या हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी वार्ड के जो कोर्सेज हैं, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कुछ तो 10th की बुनियाद पे और ज्यादातर 12th की बुनियाद पे लिए जाते हैं। तो ये आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अब आप जी जी। तो आपने बताया कि साइंस और कॉमर्स और आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, जी ये तीन बड़े करियर ऑप्शंस, अगर हम बड़े लेवल पे बात करें जी जी जी। और इसके साथ और भी बहुत से इसकी डिवीजन्स हैं, छोटी छोटी इकाइयां हैं तकसीम है, जिसमें हम काफी नीचे तक जा सकते हैं इसको समझने के लिए। तो मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि अगले जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे उनमें हम इन ये जो बड़े तीन हमने टॉपिक्स बताए आपको कि साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इनके अलग अलग पहलुओं पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनमें से हर एक में सैकड़ों करियर ऑप्शंस हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो करियर ऑप्शन चाहे बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो, हम उन सब के एक चाहेंगे कि एक प्रोग्राम जो है हम उसके ऊपर डेडिकेटेडली एटलीस्ट हम एक प्रोग्राम इसका शुरू कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि आपके करियर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने अभी आज आप लोगों ने दो चार का नाम भी लिया कि बीजेएमसी है या लॉ है या फैशन डिजाइनिंग है। तो फैशन डिजाइनिंग तो जानते हैं बच्चे, लेकिन फुटवेयर डिजाइनिंग है, ज्वेलरी डिजाइनिंग है, ये भी कोर्सेज और बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, लुक्रेटिव कोर्सेज हैं, ये हमें नहीं पता होता है। जर्नलिज्म के अंदर भी मल्टीपल चीजें हैं, टीवी जर्नलिज्म है, फोटो जर्नलिज्म है, सिर्फ लिखने को जर्नलिज्म नहीं कहते, प्रोडक्शन है, वीडियोग्राफी है, तो मल्टीपल चीजें वहां पे हैं हर एक चीज में। जैसे अब लॉ की तरफ जाते हैं तो कॉर्पोरेट लॉ है, क्रिमिनल लॉ, मल्टीपल चीजें उसके अंदर है। जैसे कि हम इंजीनियरिंग में जब जाते हैं, इंजीनियरिंग में भी एक बात समझने की जरूरत है कि कई बार हम लोग इंजीनियरिंग में भी समझते हैं इंजीनियर हो गया जी तो दो ही तीन चीजें याद है, मैकेनिकल, सिविल, ये भाई उसके अलावा भी है, भाई एरोनॉटिकल इंजीनियर है ना, फिर ये सारी चीजें, केमिकल इंजीनियरिंग आज की डेट, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आज की डेट में। तो कोई जरूरी नहीं कि हम एक सर्टेन जो चीजें हमें सिर्फ पता है, तो इंजीनियरिंग की फील्ड में भी बहुत कुछ है करने, ठीक है ना, जो ऑप्शंस हमारे पास बनते हैं। जी। तो बहुत ही अच्छी आपने आइन साहब गुफ्तगू की और हमारे सुनने वालों को आपने बताया कि किस तरह से हम अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, और साथ साथ उनकी जो स्टडीज के ऑप्शंस हैं 10th के बाद या 12th के बाद हम उनमें उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, और जिंदगी के इस पड़ाव पर लिया गया सही फैसला एक बड़ी कामयाबी की गारंटी दे सकता है, और इस स्टेज पर लिया गया कोई भी गलत चॉइस एक बड़ी मुश्किल की तरफ हमारे बच्चों को लेकर जा सकता है। तो आयन साहब, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हम ये समझना चाहते हैं कि कॉमर्स जो हमारी, अगर किसी बच्चे में 10th में हम ये देखते हैं कि नंबरों से उसको बड़ी जल्दी दिलचस्पी है और बिजनेस में वो दिलचस्पी लेता है, अगर उसके मिसाल के तौर पर उसके फादर का कोई बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, और उसमें उसकी दिलचस्पी है, वो उसमें बैठता है, मदद करना चाहता है, तो क्या कॉमर्स उसके लिए बेहतर ऑप्शन है? और अगर कॉमर्स बेहतर ऑप्शन है तो कॉमर्स का क्या सिर्फ ये मतलब है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं या अकाउंटेंट बन जाएं? नहीं। क्या इसके अलावा भी कोई बड़ी दुनिया है जो उन छात्रों के लिए जो कॉमर्स को चुनते हैं स्टडीज का ऑप्शन के तौर पर, एक उनका पाथ अपना वो बनाते हैं, इसको कॉमर्स को सीधा आगे बढ़ते हैं, इन दोनों मशहूर प्रोफेशन के अलावा और वो क्या क्या प्रोफेशन है जो छुपे हुए हैं, जो हमारे सुनने वालों को या जो तलबा हैं उनको मालूम नहीं है? देखिए, ऑप्शन 12 करने के बाद कॉमर्स के, ये तो बहुत ह्यूज फील्ड है जिसको हम आगे वाले में रखने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सा शॉर्टकट में इन चीजों को बताता चलूं कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि सीए करेगा बच्चा, अच्छा एक चीज इसमें ऐड ऑन कर दूं कि कॉमर्स में या नंबर्स में इंटरेस्ट होने से ये बिल्कुल तय नहीं होता कि वो बच्चा बिजनेस करने वाला है या उसको बिजनेस करना पसंद है। वो बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है तो वो साइंस का बच्चा भी बिजनेस में अच्छा कर सकता है, और वो अच्छा कर सकता है इंटरेस्ट अगर उसका है तो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का बच्चा भी कर सकता है। और फॉर दैट मैटर अगर उस तरह की ट्रेनिंग वो हासिल करना चाहता है तो किसी अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज से भी उसको फायदा होगा। लेकिन अभी हम वापस आते हैं कि कॉमर्स के बाद क्या चीजें हो सकती
सकती हैं। तो एक तो जो सबको पता है कि सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें, सीए है, सीए से कंपनी सेक्रेटरी के कोर्सेज है, सीडब्ल्यूए है, सीएमए है। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो डायरेक्टली कॉमर्स के बच्चे जस्ट आफ्टर 12 इन कोर्सेज को लेते हैं। और इसके अलावा जैसे बीकॉम और एमकॉम है, वो तो ऑब्वियसली है ही है, वो आपको रेगुलरली पता है। प्लस बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जैसे बीबीए है, ये सबके लिए ओपन होता है। देखिए जैसे बीकॉम भी सबके लिए ओपन होता है, सीए भी सबके लिए ओपन होता है, लेकिन ज्यादा सूटेबल ऑब्वियसली उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे कॉमर्स फील्ड से आ रहे हैं। तो एक बड़ी आबादी जो बीबीए कर सकती है, डीयू का बीएमएस है जो कि अमेजिंग कोर्स है, जबरदस्त प्लेसमेंट्स हैं, तो वो जो कोर्सेज हैं उसको बच्चा कर सकता है। बीबीएस है उसको कर सकता है। एक आध कोर्स है जैसे बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बीआईबीएफ है, ये सारे कोर्सेज हैं जिसको बच्चा कर सकता है आगे चलकर। तो कॉमर्स के बाद भी एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास बचे हुए हैं। जैसे आपने बताया है कि जो अगला हम खास प्रोग्राम उसमें हम बहुत डिटेल में इसमें जाएंगे। तो उसमें हम ये देखेंगे, हम बातचीत करेंगे आइट साहब से कि जो कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो किस तरह से बड़ी बड़ी नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज की मदद करती है उनके बिजनेस प्लान को बनाने में, उनके बिजनेस प्रोजेक्ट को बनाने में, और उनको इस बात के लिए तैयार करने में, उनके जो डायरेक्टर्स हैं या बोर्ड है उनको इस बात किन किन तरह से वो मदद करते हैं। तो एक कोई छोटी ये फील्ड नहीं है, छोटा मैदान नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए जो खास तौर से कॉमर्स के इस पहलू पर बातचीत करे, और आइन साहब उसमें रोशनी डालेंगे कि क्या और भी करियर ऑप्शंस हमारे हो सकते हैं। हम लोग बिल्कुल सामीन, हम लोग बिल्कुल प्रोग्राम के लास्ट स्टेज पर हैं और 2-3 मिनट सिर्फ एक चीज और ऐड हम मिनट में हम इस प्रोग्राम हाँ बिल्कुल ऐड कर रहे हैं। इसमें जो अभी जब करियर ऑप्शंस की बात चल रही थी, तो एक बहुत बड़ा फील्ड है मैनेजमेंट का आफ्टर 12। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एमबीए करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद कई सारे कॉलेजेस, एक तो मेजर कॉलेज है आईआईएम इंदौर है जो आईपीएम एक कोर्स कराता है, आईपीएम टेस्ट होता है, 5 आईआईएम इस वक्त कराते हैं उसको। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीबीए और एमबीए दोनों एक साथ होता है। उसका फायदा ये है कि थोड़ा टेस्ट कंपैरेटिवली कैट के मुकाबले आसान होता है और टैग उसको आईआईएम का लग जाता है। जी तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हम लोग डिस्कशन करेंगे अगली बार इंशाल्लाह। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को देखा, शेयर किया, लाइक किया, कमेंट किया और हमारी मदद की इस प्रोग्राम को तमाम छात्रों तक पहुंचाने में जो देश के देहातों के दूर दराज देहातों में बैठे हुए हैं, जिन्हें कोई बड़ा करियर ऑप्शन का कोई गाइडेंस या काउंसलर वहाँ पे मुहैया नहीं है। हम चाहेंगे कि आप सब इस प्रोग्राम को